बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स चैप्टर नंबर 2 हमारा सेकुलरिज्म को। ठीक है, इसमें हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं डिस्कस करूंगी इस चैप्टर से आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस और चैप्टर में के जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, आप जाके उस वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। दूसरी चीज़, एक साथ में सारे वीडियोस अपलोड नहीं कर सकती, आप भी जानते हो कि हिस्ट्री का, जियो का सारा एक साथ नहीं अपलोड कर सकती। तो एक सीक्वेंस से चलेगा, पहले सिविक्स का सिलेबस खत्म होगा, फिर हिस्ट्री, देन वी विल मूव टू जियो। तो प्लीज़ कमेंट करके परेशान ना हुआ करें, अपने आप को भी ना परेशान करें, मुझे भी ना करें कि एक साथ में सारे अपलोड कर दो। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, और मैंने अपलोड भी कर दिया तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे एक साथ। तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। प्लीज़ आप लोग क्लियर रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें। ये नहीं कि एक साथ पढ़ लें और फिर भूल जाएं। कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या होता है? सेकुलरिज्म जो टर्म है, इसका मतलब है रिलीजन और स्टेट को अलग अलग रखना। स्टेट बोले तो कंट्री के रूल्स रेगुलेशन को। मैं हिंदी में सिंपल सा समझाती हूँ। सेकुलरिज्म का मतलब है कि कोई भी रिलीजन और कानून के बीच में रिश्ता नहीं होना चाहिए। किसी भी कंट्री में रिलीजन और स्टेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, इलेक्शन होते हैं इलेक्शन, तो वहाँ पे कोई ये कह के वोट ना मांगे, भाई साहब मैं हिंदू हूँ मुझे वोट करना, हिंदू भाई सारे मुझे वोट करना। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिलीजन बेस्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेकुलरिज्म कोई भी रिलीजन बेस्ट नहीं है। सारे रिलीजन इक्वल होते हैं, सारे रिलीजन इक्वल होते हैं इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ में आई? सेकुलरिज्म क्या कहता है कि कोई भी रिलीजन बड़ा या छोटा नहीं है, सारे रिलीजन इक्वल हैं और कानून से रिलीजन का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए कि जो हिंदू लोग हैं उनको ज़्यादा फेवर किया जाए, जो मुस्लिम हैं उनको कम फेवर किया जाए, या जो मुस्लिम हैं उनको ज़्यादा फेवर किया जाए, बाकी लोगों को कम फेवर किया जाए। सेकुलरिज्म कहता है कानून के नज़र में कोई भी धर्म का हो, सब बराबर है। बात समझ में आई? आई होप क्लियर हो गया होगा ये टर्म। डेफिनेशन याद रखिएगा। सेकुलरिज्म मतलब होता है रिलीजन और स्टेट को, स्टेट बोले तो गवर्नमेंट को अलग अलग रखना। ठीक है, स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रखना। आगे बढ़ेंगे। सेकुलरिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों सेकुलरिज्म होना चाहिए किसी कंट्री में? अगर नहीं होता है तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए सेकुलरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ पीपल। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। तो किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए सेकुलरिज्म होना चाहिए। अगर आप कंट्री में डेमोक्रेसी चाहते हो तो सेकुलरिज्म होना चाहिए। आप सुन रहे होगे इंडिया का जो अभी कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, यहाँ पे सेकुलरिज्म को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा अभी के लिए। ठीक है, बहुत सारे ब्लेम लग रहे हैं कि सेकुलरिज्म इंडिया में नहीं रहा क्योंकि एक कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं रही क्योंकि सेकुलरिज्म नहीं रहा। ठीक है, मैं बस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी पर्सनल नहीं लेगा। बातें जो हो रही हैं मैं बस वो बता रही हूँ कि इंडिया में सेकुलरिज्म की कमी आ रही है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी भी नहीं रही। बात समझ में आए? तो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर कंट्री में डेमोक्रेसी चाहिए तो सेकुलरिज्म भी होना चाहिए। अगर कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है तो सेकुलरिज्म भी नहीं रहेगा। एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया का लेंगे। वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है? सऊदी अरेबिया में ज़्यादा प्रेफरेंस मुस्लिम कम्युनिटी को दी जाती है। ठीक है, तो क्या सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी है? नो, सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की सिस्टम है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको डेमोक्रेसी चाहिए वहाँ पे सेकुलरिज्म का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, इट्स प्रोहिबिट्स डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर। अगर किसी भी कंट्री में सेकुलरिज्म है तो एक कम्युनिटी का लोग दूसरे कम्युनिटी पे ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कंट्री में सेकुलरिज्म है तो ये लोग नहीं कहेंगे कि हम मुस्लिम हैं तो हिंदुओं से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, जब कंट्री में सेकुलरिज्म रहेगा तो सेकुलरिज्म नहीं है तो हिंदू कम्युनिटी के लोग बोलेंगे कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुमसे ज़्यादा नंबर में हूँ, उनके ऊपर अटैक करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो सेकुलरिज्म के होने से क्या होता है, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोग के ऊपर डोमिनेट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि तुम कम नंबर में हो तो तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करें। ठीक है, सेकुलरिज्म कहता है कि कितने भी रहें, भले ही मुस्लिम 2 हैं, हिंदू 10 हैं, सब बराबर हैं, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई?
तो ये क्या करता है, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन पे डोमिनेट करने से रोकता है। फिर आगे देखेंगे, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट और एम्ब्रेस रिलीजन। सेकुलरिज्म जब रहेगी कंट्री में तो कोई भी इंसान अपने पसंदीदा रिलीजन को फॉलो कर लेगा। अगर सेकुलरिज्म कंट्री में नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती रिलीजन फॉलो करवाया जाता है। देखो, अगर कंट्री में, इंडिया में सेकुलरिज्म नहीं होता और हम मुस्लिम हैं तो हम मुस्लिम नहीं रह पाते, शायद कोई आके हमसे कहता तुम हिंदू बनो, ठीक है। अगर कंट्री में सेकुलरिज्म नहीं रहता तो जो हिंदू हैं आज वो भी शायद हिंदू नहीं रह पाते, कोई ज़बरदस्ती आपसे इस्लाम कबूल करवा लेता। मैं दोनों तरफ की बातें कर रही हूँ, ठीक है। सेकुलरिज्म क्या करता है, सेकुलरिज्म हमें ये गारंटी देता है कि आप अपने मनपसंद रिलीजन को फॉलो करो। आपको हिंदू रहना आप हिंदू रहो, मुस्लिम रहना है मुस्लिम रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सेकुलरिज्म नहीं होता तो हमारे ऊपर चीज़ों को थोपा जाता कि हाँ तुम इसी रिलीजन के रहो, ठीक है। तो सेकुलरिज्म क्या करता है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है कि आपका जो मन करे, जिस रिलीजन में रहना उस रिलीजन में रहो। अगर आपको ये रिलीजन पसंद नहीं आता तब भी छोड़ सकते हो, ठीक है। एग्जिट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, हिंदू से मुस्लिम बनते हैं, मुस्लिम से हिंदू बनते हैं, और किसी रिलीजन में चले जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो ये सेकुलरिज्म ही करवाता है, सेकुलरिज्म ही देता है ये राइट कि आप किसी भी रिलीजन को पकड़ सकते हो, उसमें जा सकते हो, या किसी भी रिलीजन को छोड़ सकते हो, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंस हैं सेकुलरिज्म के, ध्यान से सुनना। फिर लास्ट में है हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजन। सिर्फ सेकुलरिज्म रहेगा तो आप रिलीजन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग रिलीजन को किसी और टर्म में इंटरप्रेट करते, कुछ अलग इंटरप्रेट करते, तो रिलीजन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो, अपने मन से उसके डेफिनेशन बना सकते हो। बात समझ में आई? चलें आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, सेकुलर टर्म हैज़ बीन एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इन 1976। प्रियम्बल के बारे में बताया था मैंने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फर्स्ट पेज आपकी बुक में चैप्टर लिखा रहता है, एक्नॉलेजमेंट रहती है, वैसे ही प्रियम्बल में फर्स्ट पेज में, कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पेज में लिखा गया है प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल में 5 टर्म आपको कल डिस्कस करके बताए थे मैंने। 5 टर्म है जिसमें सेकुलर जो टर्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड किया गया 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट। देखो अमेंडमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं बाज़ दफ़ा किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए। जब हम उसमें चेंज करते हैं तो उसे कहते हैं अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है, कुछ नया ऐड होता रहता है, कुछ पुराने को मिटाया जाता है, तो उसी को कहते हैं अमेंडमेंट, मतलब चेंजेस लाना, बेहतरी के लिए चेंजेस लाना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट किया गया था 42वीं बार, जिसमें सेकुलर टर्म प्रियम्बल में जोड़ा गया था। इससे पहले सेकुलर टर्म प्रियम्बल में नहीं था। याद रखो कि कब जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट के दौरान, किस ईयर में, 1976 में। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डिस्कस किया था पिछले बार कि 6 राइट्स होते हैं, जिसमें से एक राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर है सेकुलरिज्म के ऊपर, तो हमें रिलीजन से रिलेटेड जितने राइट्स हैं वो पता होने चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोपरेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इस राइट में कहा जाता है, मतलब आर्टिकल 25 में कहा जाता है कि आप कोई भी रिलीजन को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी रोक टोक नहीं है कि आपको मुस्लिम ही बनना है, आपको हिंदू ही बनना है। आप अपने हिसाब से जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहो वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आर्टिकल 25 कहता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जो भी आपके रिलीजियस अफेयर्स हैं, जो भी आपके रिलीजन में काम होते हैं, वो आप मैनेज कर सकते हो, उसमें किसी की रोक टोक नहीं। आपको नमाज़ पढ़ना आप पढ़ो, आपको कुछ और करना आप करो। तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, कोई इसमें रोक टोक नहीं करेगा। फिर है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर कुछ लोग हिस्ट्री से वाकिफ़ हों, अगर नहीं भी हों तो मेरी बात ध्यान से सुने। पहले क्या होता था कि कोई भी रिलीजन फॉलो करने के लिए आपको टैक्सेस भरने पड़ते थे। जैसे मुग़ल पीरियड के दौरान जजिया कर होता था, जजिया कर, ठीक है। जो हिंदूज़ थे उस वक्त के, उनको जजिया कर देना पड़ता था हिंदू रिलीजन को फॉलो करने के लिए। हिंदू रिलीजन कहीं तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं तो उनको
टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम के रूलर थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। इसी तरीके से बहुत सारे टैक्सेस हिस्ट्री में रहे हैं कि कोई हिंदू राजा मुस्लिम से टैक्स ले रहा है कि तुम मुस्लिम रहना चाहते हो तो टैक्स दो, कोई मुस्लिम राजा हिंदू से टैक्स ले रहा कि अगर आप हिंदू रहना चाह रहे हो तो टैक्स दो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 27 में ये कहता है कि कोई भी रिलीजन फॉलो करना चाहो आप फॉलो कर सकते हो, आपको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं पे करना है। प्लीज़ ये चारों आर्टिकल को दिमाग में घुसा लें, एक बार में नहीं याद होगा, इसको लिख लीजिए, सामने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका दीजिए और बार बार देखते रहेंगे ना तो याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं याद होती, स्पेशली ये आर्टिकल्स, तो इनको लिख के रख लीजिए। जो पिछले चैप्टर में हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं और जो इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, इन आर्टिकल्स को आप लिख के चिपका लोगे और रोज़ देखा करोगे तो याद हो जाएगा। फिर आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमारी गवर्नमेंट ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देती है कि हम कुछ रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, रिलीजियस पढ़ाई कर सकते, जैसे मदरसा हो गया या कुछ और होते हैं, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आप रिलीजन का पढ़ा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें सेकुलरिज्म ना होने की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं वो देख लेते। इज़राइल एक ज्यूइश स्टेट है, जूज़ एक रिलीजन होता है। ठीक है, ज्यूइश एक रिलीजन है, तो इज़राइल में ज़्यादातर पॉपुलेशन ज्यूइश की है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग मुस्लिम और क्रिश्चियन को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ के ज्यूज़ हैं, तो ये लोग मुस्लिम और क्रिश्चियन को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो आपको याद रखना है इज़राइल क्या है, एक ज्यूइश स्टेट है, और ये किसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं? मुस्लिम और क्रिश्चियन को, क्योंकि यहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं है। अगर सेकुलरिज्म होता तो ये उसको बुरी तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते। फिर देखें सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर मुस्लिम हैं, आपको पता है, तो वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। मतलब उनको मंदिर बनाना या चर्च बनाना अलाउ नहीं होता। तो वहाँ पे मंदिर चर्च बनाना कहाँ अलाउ नहीं है? सऊदी अरेबिया में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। फिर आप देखेंगे फ्रांस ने फरवरी 2004 में एक लॉ बनाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्कूल में स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई भी रिलीजन या पॉलिटिकल साइन नहीं पहनेंगे। मतलब हिजाब आप नहीं लगाओगे, कोई पगड़ी पहन रहा है, जो पगड़ी पहनते पंजाबी लोग वो नहीं पहनोगे। ठीक है, कोई भी रिलीजन का साइन आप स्कूल में नहीं पहन सकते। ये फ्रांस ने 2004 में ये लॉ बनाया। क्लियर है? क्वेश्चन आएगा कि किस कंट्री ने ये लॉ बनाया कि वियरिंग पब्लिक जो कॉलेज में है वहाँ पे पॉलिटिकल साइन या रिलीजियस सिंबल को नहीं पहन सकते, तो बताना फ्रांस किस ईयर में? फरवरी 2004। जो कि अभी इंडिया में भी बवाला हुआ था कुछ टाइम पहले हिजाब को लेके, तो आप लोग इससे वाकिफ़ होगे। देखो जो भी चीज़ें पढ़ो ना उसको रिलेट करने की कोशिश करो। देखो फ्रांस का पढ़ा, इंडिया में भी अभी हुआ है ये। फिर देखें एक यूनाइटेड स्टेट के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अमेरिका में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे सुबह सुबह बच्चों को एक प्रेयर करनी पड़ती है। उस प्रेयर का नाम है प्लेज ऑफ एलिगेंस। ठीक है, इस प्रेयर में एक वर्ड है अंडर गॉड। ठीक है, तो ये प्रेयर काफ़ी फेमस है, मतलब डेली होती थी अमेरिका के स्कूल्स में। तो इस अंडर गॉड टर्म को लेके बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि जो दूसरे रिलीजन के लोग थे क्रिश्चियन के अलावा, तो कहते थे हम क्यों पढ़ें ये प्रेयर। यहाँ पे इंडिया में भी देखते होंगे कि कोई अगर नॉन मुस्लिम स्कूल है तो वहाँ पे कोई प्रेयर हो रही होती है, या इस्लामिक स्कूल है तो वहाँ पे प्रेयर हो रही होती है। मोस्टली रिलीजन के बेस पे है। जैसे हिंदू का स्कूल है तो वहाँ पे सरस्वती माता या किसी और के ऊपर प्रेयर हो रही होती है सुबह। उर्दू का स्कूल है, इस्लामिक स्कूल है तो वहाँ पे लप्पे आती या कुछ और इस्लामिक टाइप का पढ़ाया जाता है। तो अमेरिका में भी इसी तरीके से एक प्लेज ऑफ एलिगेंस था। तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई हम क्यों पढ़ें अंडर गॉड टर्म, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं है। ये वो बातें हुई। बेसिकली ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको यहाँ याद रखना। अगर पूछ ले प्लेज ऑफ एलिगेंस किस देश में होता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, बात समझ में आई। इस प्लेज में कौन सा वर्ड जो कंट्रोवर्शियल है? अंडर गॉड वर्ड। अंडर गॉड वर्ड की वजह से सारी कंट्रोवर्सीज निकलती हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे। कोएर्सन लास्ट इस चैप्टर का टर्म है। कोएर्सन एक टर्म है, इसका मतलब होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। किसी से ज़बरदस्ती कुछ करवाना कोएर्सन कहलाता है। बात समझ में आ गई? बस यहीं पे चैप्टर को एंड करते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियोज़ आएगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।